नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 6 और 8 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम इन टॉपिक्स रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। और आप तो जानते हैं कि एमसीक्यूज सॉल्व करना कितना जरूरी है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए एंड में, और अपने जो आंसर आपको सही लग रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं वो लोगों का जिन्होंने पिछले लेक्चर के जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसके सही आंसर दिए हैं, और उन लोगों के नाम है शीतल मेश्राम, चामुंडेश्वरी, आकांक्षा लूचे। जो 6 और 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स है 2024 के, उसमें जो पहली न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है डार्क एनर्जी को लेके। जी हाँ, डार्क एनर्जी, देखिए नाम से ही काफ़ी डरावनी लग रही है, काफ़ी खतरनाक लग रही है। और इस तरह की जो एनर्जीज या फिर ये जो भी सिलेबस होते हैं वो साइंस में ही पूछे जाते हैं, तो साइंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब हुआ क्या आपको बताता हूँ। डार्क एनर्जी क्या है ये बताने के पहले, एक इंटरनेशनल टीम थी रिसर्चर्स की, उन्होंने रिलीज किया एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव 3 डायमेंशनल मैप ऑफ यूनिवर्स, है ना। 3D मैप बनाया गया है पूरे यूनिवर्स का। और इसमें जो साइंटिस्ट है उनकी ये उम्मीद है कि यहाँ से रिवील किया जाएगा कि ये डार्क एनर्जी क्या है। इस मैप से हमें पता चलेगा कि ये डार्क एनर्जी क्या है। कोई भी नहीं जानता इस एनर्जी को। ये बड़ी खतरनाक टाइप की एनर्जी है जो कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे स्पेस में देखने मिल रही है। अब बैकग्राउंड की अगर बात करें तो डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे यूनिवर्स का 68% हिस्सा बनाती है। यानी हमारे यूनिवर्स में 68% तो ये डार्क एनर्जी ही है, ऐसे फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है। काफ़ी डिकेड से वो ये कह रहे हैं, काफ़ी साल हो चुके जिस जब से ये कह रहे हैं। और डार्क एनर्जी होती है जो वो मोस्ट प्रोफाउंड मिस्ट्री है ऑफ ऑल ऑफ साइंस, है ना। तो साइंस में अब तक जितनी भी मिस्ट्रीज है उसमें सबसे अलग और सबसे हम कहेंगे कि ऐसी मिस्ट्री जो जल्दी सॉल्व नहीं हो सकती वो है डार्क एनर्जी को लेके। तो चलिए डार्क एनर्जी होती क्या है ये देख लेते हैं। डार्क एनर्जी की बात करें तो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, प्लैनेट्स आप देख रहे हैं, मून आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज देख रहे हैं, आप खुद को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप ये वेबसाइट देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो यूनिवर्स ही है। ये सब यूनिवर्स का हिस्सा है। पर आप जानते हो ये लेस देन 5% है। हमारे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं उसके तो ये 5% भी नहीं है। और 27% अगर बात करें यूनिवर्स की तो यूनिवर्स में डार्क मैटर है। 27% यूनिवर्स पूरा डार्क है, और 68% जो है वो तो डार्क एनर्जी ही है। तो आप देख सकते हो कि 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। डार्क मैटर जो होता है ये अट्रैक्ट करता है और होल्ड करके रखता है गैलेक्सी को साथ में। याद रखिएगा, जो डार्क मैटर होता है वो क्या करेगा कि गैलेक्सीज को अट्रैक्ट करेगा, और ये जितनी भी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में उन सबको वो होल्ड करके रखता है। और डार्क एनर्जी क्या करती है? डार्क एनर्जी हर चीज को रिपेल करती है और हमारे यूनिवर्स को ये एक्सपांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो अगर कोई भी प्लैनेट्स या कुछ है तो इनको पास में लाके अट्रैक्ट करने की कोशिश डार्क मैटर करेगा। बट अगर यहाँ पे डार्क एनर्जी है तो ये दो चीजें दूर जाती जाएगी। ऐसा समझ लो ये दो गैलेक्सीज है तो ये दो गैलेक्सीज दूर दूर जाती जाएगी, क्योंकि इनके बीच में डार्क एनर्जी प्रेजेंट है। ये डार्क एनर्जी जितने भी गैलेक्सीज है उनको दूर भेजती है और एक्सपांशन होते जाता है हमारे यूनिवर्स का। हमारा यूनिवर्स जो होता है वो बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे रिसर्च चले, कुछ रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्च आपको बता देता हूँ क्या हुआ। टेक अवेज फ्रॉम रिसर्च, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको DESI देसी भी कहा जाता है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एक टेलीस्कोप है, मायल 4 मीटर टेलीस्कोप जो है एरिजोना में, उस पर ये माउंट किया गया है ये इंस्ट्रूमेंट जो कि US में है। वहाँ पे रिसर्चर्स जो है वो लाइट को मेजर कर पा रहे हैं। जितनी भी 6 मिलियन गैलेक्सीज में से ये लाइट आ रहा है उसको कहीं ना कहीं मेजर किया जा रहा है। और कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लाइट तो 11 बिलियन साल पहले एग्जिस्ट भी करता था। यानी हम देख रहे हैं कि कितना पुरानी पुरानी गैलेक्सीज होती होगी। तो हमें डिटेल मैप बनाना होगा यूनिवर्स का। तो टू प्रिपेयर द डिटेल मैप ऑफ द यूनिवर्स एज येट विथ वेरी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, अभी हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो उसकी है नहीं, तो हमें ये देखना होगा कि गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक गैलेक्सी है और ये एक दूसरी गैलेक्सी है, इसके बीच में अगर डिस्टेंस पता चलता है और पहले कितना डिस्टेंस था ये अगर पता चल गया तो हमें पता चलेगा कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड होते जा रहा है, वो दूर दूर होते जा रहे हैं गैलेक्सीज, यूनिवर्स
एक्सपांड होते जा रहा है। अगर ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है तो ये एक्सपांड जो करा रही है एनर्जी, इसको डार्क एनर्जी कहते हैं। बाकी एनर्जी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ खींचता है, तो ये डार्क एनर्जी चीजों को दूर दूर भेजती है। तो हाइपोथेसिस ऑफ डार्क एनर्जी कम्स फ्रॉम मेनली फ्रॉम ऑब्जर्व फिनोमेनन, यानी हाँ यूनिवर्स जो तो वो एक्सपांड हो रहा है रैपिड रेट से, इससे पता चलता है कि ये एनर्जी जो ये डार्क एनर्जी है। तो काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस है। आप देखते हो कि स्टार और गैलेक्सीज जो हो गए इनके बीच में काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस है। 2 स्टार के बीच में आप देख रहे हैं कि काफ़ी खाली जगह है। 2 गैलेक्सीज के बीच में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी खाली जगह है। तो इनको अगर मेजर किया गया तो फिर हमें ये पता चला कि उसको हमने जब मेजर किया कि वो एक्सपांड हो रहा है एक्सेलरेटिंग पेस से, यानी काफ़ी फास्ट वो एक्सपांड हो रहे, एक दूसरे के दूर दूर जाना है। यानी हम कहेंगे सबके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, तो डिस्पाइट ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो इफेक्ट है, यानी हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो चीज़ों को एक दूसरे की तरफ खींचता है, बट इफेक्ट देखिए इस डार्क एनर्जी का कि ये एक दूसरे से दूर भेजते जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट जो होते हैं उनको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है इस रैपिड एक्सपांशन का, और फिर उनको एक हाइपोथेसिस लाना पड़ा, यानी उन्होंने बोला कि कोई तो भी एनर्जी प्रेजेंट है, तो उसको क्या नाम देना, तो हम उसको डार्क एनर्जी दे देते हैं, क्योंकि डार्क एनर्जी काफ़ी खतरनाक काम कर रही है, चीज़ों को दूर दूर भेजते जा रही है। तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डार्क एनर्जी ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है साइंस का अब तक। तो अब हम देखेंगे कि आगे अगर पता चल गया तो अच्छा है। तो हमें ये देखना होगा कि ओरिजिन कहाँ से हुई है या फिर इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है हमारे यूनिवर्स का, उससे हम पता कर सके शायद कि ये डार्क एनर्जी कहाँ की और आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे गैलेक्सीज के साथ क्या होने वाला है, हमारे यूनिवर्स के साथ क्या होने वाला है। तो काफ़ी खतरनाक ये चीज़ें हमें देखने मिल सकती है। तो ये रिसर्च से पता चला है। तो ये करंट अफेयर था डार्क एनर्जी को लेकर। इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये चीज़ें देखने मिली। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है शैलो फेक्स को लेके। देखिए एक डीप फेक भी होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा झूठ बोला जाता है, और ये जो है ये शैलो फेक है। शैलो है यानी बहुत बड़ा झूठ नहीं बोला जा रहा होगा, या फिर एआई का इस्तेमाल करके झूठ नहीं बोला जा रहा है, तो वो शैलो फेक है। अब ये फेक वाली बातें आ क्यों रहे, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं तो झूठी झूठी चीज़ें आप तक कोई सभी लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं उन्हें वोट मिले। तो शैलो फेक्स जो होता है इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट्स में। शैलो फेक्स जो इसको चीप फेक्स भी कहा जाता है, और ये काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न है अब ड्यूरिंग इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत झूठ बोला जाता है। तो रैपिड डिसेमिनेशन ऑन सोशल मीडिया पे अगर देखा गया तो बहुत ज़्यादा शैलो फेक्स जो होता है वो जल्दी वायरल हो जाता है, क्विकली वायरल हो जाता है। ये शैलो फेक जो होता है इसमें फॉल्स या मिसलीडिंग कंटेंट होता है, और ये पब्लिक तक पहुँचाया जाता है झूठी झूठी चीज़ें। जब आप देख रहे हो कि लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें इन्फॉर्म रहना चाहिए, हमें देखना चाहिए ये हमेशा कि क्या चीज़ जेन्यून है, यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी मैनिपुलेटेड है, कौन सी गलत है, कौन सी झूठी है, और किसको ऐसा फेक बना के हमारे सामने ये पॉलिटिशियंस रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब शैलो फेक्स की अगर बात करें तो शैलो फेक्स क्या होता है, तो शैलो फेक्स मैनिपुलेटेड इमेजेस होती है, कुछ वीडियोज़ होते हैं, कुछ वॉइस क्लिप्स होती है, जिसको एआई के बिना बनाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी के बिना बनाया जाता है डायरेक्टली। डीप फेक्स की बात करें तो वहाँ पे एआई एल्गोरिदम पे वो चलता है। शैलो फेक्स जो होता है वो ट्रेडिशनल एडिटिंग टूल्स को यूज़ करता है, जिससे व्यूअर जो होते हैं उन तक पहुँचा जाए और उनको झूठी झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इंक्रीजिंगली यूज्ड इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट यूज़ हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इलेक्शन के वक्त यूज़ होते हैं, और आपको आप तक गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। इन्हीं को शैलो फेक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले आपको बता दूं कि क्वालिटी, शैलो जो होता है इट इम्प्लाइज द फेक दैट आर लोअर इन क्वालिटी। शैलो है यानी डीप नहीं, यानी बहुत लोअर क्वालिटी के है। डीप फेक्स के अगर कंपैरिजन में देखा गया तो डीप फेक काफ़ी डिटेल में झूठ बोलते हैं आपसे। मेथड्स की बात करें तो शैलो फेक्स जो होते हैं वहाँ पे कन्वेंशनल फोटो एडिटिंग चलती है, वीडियोज़ को ऑल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है स्पीच पैटर्न को, है ना, स्पीड टू चेंज स्पीच पैटर्न्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की जाती है मेथड्स। तीसरा है मिसलीडिंग कंटेंट, यानी आप तक झूठी झूठी बातें पहुँचाई जाती है, जो भी एग्जिस्टिंग इमेज है उसमें कुछ चेंजेस करके आप तक पहुँचाते हैं, वीडियो को कुछ आप तक पहुँचाते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, झूठे चेंजेस करके फॉल्सली क्लेम करते हैं कि ये इस टाइम पे बना, इस जगह पे बना, जबकि वो दूसरे टाइम पे बना होता है, दूसरी जगह पे बना होता है, बट अभी उसको आपके सामने लाया जाएगा और दिखाया जाएगा अभी अभी ऐसा चला है। ऐसी झूठी झूठी बातें शुरू हो चुकी है। तो शैलो फेक और डीप फेक्स में अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले एआई की बात करते हैं। तो डीप फेक्स जो होते हैं वो एआई को यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपको ये बता दो कि शैलो फेक्स जो होता है वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स एडिटिंग टेक्निक से उस पर ये रिलाय करते हैं और उससे ये सब चीज़ें की जाती है। तो ये जो शैलो फेक होते हैं इसमें छोटा मोटा सच भी होता है
और छोटा मोटा झूठ भी होता है। बट एआई में कैसा कि पूरा ही झूठ बोल सकते हैं, शैलो फेक्स में कुछ ना कुछ तो सच रहेगा, यानी किसी ने कुछ बोला है, वो स्टेटमेंट तो सही है बट किस वक्त दिया गया ये झूठ है, आपको बताया जा रहा है उसने अभी दिया जबकि वो पहले दिया था, या फिर उसने कुछ उसके सामने बोला बट उतना कट कर दिया आगे का पोर्शन और उसके पहले का ही पोर्शन आप तक पहुंचाया। ऐसी चीजें यहाँ पे की जाती है शैलो फेक्स में। तो उसमें कुछ चीजें सच होती है, कुछ चीजें झूठ होती है। डीप फेक्स में तो बहुत ही बड़ी झूठी चीजें होती है। तो इस तरह से शैलो फेक न्यूज में रहा और इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अगला जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, और इसका सिलेबस जाता है साइंस एंड एनवायरनमेंट में। साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इस पे, और एनवायरनमेंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इसी पार्ट से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। मार्च में यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक नई व्हीकल की पॉलिसी, बट कौन से व्हीकल की? तो ई व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी। और इसका एम एक ही है कि एंट्री हो ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर्स के हमारे देश में, यानी बाहर के इंटरनेशनल जो प्लेयर्स है, इंटरनेशनल जो कंपनीज है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले इंडिया में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे और इंडिया में उनके एंट्री हो ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बढ़े। अब अट्रैक्टिंग ग्लोबल ईवी प्लेयर्स, इससे इंडियन कंज्यूमर्स जो होंगे उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बूस्ट होगा क्योंकि वो कंपनीज हमारे यहाँ पे अपने प्लांट्स डाल के यहाँ पे उनकी गाड़ियाँ बनाएगी, और इससे हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होगा और काफ़ी हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ेगी। कंपटीशन बढ़ने के कारण सब लोगों को अच्छा अच्छा सब कुछ देना पड़ेगा और हम लोगों को यानी कंज्यूमर्स को अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचेगी हम तक। तो ईवी प्लेयर्स में अगर देखा गया तो हाई वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर चीज़ देखी जाएगी। इससे इंपोर्ट भी क्रूड ऑयल का हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि क्रूड ऑयल का हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों उसको इंपोर्ट करना पड़ता है? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम है, इस कारण हमें क्रूड ऑयल वाले, पेट्रोल डीजल वाले गाड़ियों पर डिपेंड रहना पड़ता है। और इंडिया के ये सब क्रूड ऑयल तो इंडिया में बनेगा नहीं, तो बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इससे ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा क्योंकि हम चीज़ें कम मंगाएंगे और हमारे यहाँ से चीज़ें बाहर भी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट कम होगा। डेफिसिट यानी कैसा हो जाता है कि आप कमा कम रहे हो और खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, यानी डॉलर इंडिया में कम आ रहा है और जा ज़्यादा रहा है, यानी आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें होगी। एक्सपोर्ट यानी इंडिया से बाहर भेजना, इंपोर्ट यानी इंडिया में मंगाना बाहर से। एयर पोल्यूशन कम होगा, पर्टिकुलरली शहरों में काफ़ी इसका फायदा होगा, और हेल्थ और एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको हेल्थ और एनवायरमेंट पे देखने मिलेंगे, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाती है तो काफ़ी सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये हमें देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो पॉलिसी है वो क्या कहती है। सबसे पहले अगर हम इस पॉलिसी की बात करें तो द पॉलिसी इन्वॉल्व्स लोअरिंग द ड्यूटी ऑफ ईवी इंपोर्ट्स। तो ईवी इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी कम लगाई जाएगी, यानी जो भी हम ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाहर से मंगाएंगे उस पर ड्यूटी कम लगेगी ताकि वो सस्ते में बेची जाएगी, इंडिया में महंगी नहीं होगी। हम कहेंगे कि काफ़ी लंबे समय से डिमांड है कि ईवी मेजर्स लाइक टेस्ला जो है, ऐसी कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाले। और यहाँ पे हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4,150 करोड़ तक करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये कंपनीज डाली जा सकती है, ये पॉलिसी कहती है। दूसरा, ये पॉलिसी अलॉन्ग साइड द पॉलिसी, इसमें ये भी लिखा है कि लोकलाइजेशन जो टारगेट्स है कि जो कंपनीज है उनको अचीव करना होगा कि 25% बाय द थर्ड ईयर तक उनको 25% तक हमें व्हीकल्स लाना है और 50% बाय फिफ्थ ईयर यहाँ तक हमें लाने हैं हमारे प्रोडक्शन, यानी हमको 25% ईवीज हमें दिखने चाहिए तीसरे साल में, और आने वाले 5वें साल में हमें 50% ईवीज दिखनी चाहिए। ये सबको यहाँ टारगेट दिया हुआ है क्योंकि हर कंपनी 2-2 3-3 गाड़ियाँ बनाती है, कोई डीजल पेट्रोल, बट आपको इलेक्ट्रिक की इतनी बनानी है जब भी आप अपनी कंपनी ओपन करोगे उसके तीसरे साल और 5वें साल, और इससे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी होगा। तो हम कहेंगे कि और दूसरी बात यह है कि एक्सेस टू वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया ये थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल का मार्केट है। चाइना और यूएस के बाद इंडिया का ही नंबर आता है। तो हम कहेंगे कि जब बाकी लोग एट द टाइम व्हेन अदर्स आर स्लोइंग डाउन विल बी अ बिग ड्रॉ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स लाइक टेस्ला, है ना। बाकी लोगों के वहाँ उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो हो सकता है टेस्ला हमारे यहाँ पे अगर हम उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें तो वो हमारे यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले और हमारे यहाँ पे वो कहीं ना कहीं प्लांट्स डाल के अपने मैन्युफैक्चर शुरू कर दे और हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक रेट में आपको गाड़ियाँ मिलेगी, यानी हमारे यहाँ पे ही बनेगी और हमारे यहाँ पे ही मिलेगी, तो उस पर एक्स्ट्रा की ड्यूटी नहीं लगेगी जो बाहर से मंगानी पड़ती थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो इंडिया में वो काफ़ी कम है फिलहाल,
2023 में अगर देखा गया तो सेल जो हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उसने 1.5 मिलियन के नंबर को पार कर लिया। इससे ज़्यादा यहाँ पे सेल हुआ है, 1.5 मिलियन यानी लगभग 15 लाख गाड़ियाँ बेची गई। बट उसमें ज़्यादातर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स है। हमें फोर व्हीलर्स भी ज़्यादा बिकनी चाहिए हमारे यहाँ, तभी तो पोल्यूशन ज़्यादा कम होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्कोप जो है ग्रोथ का वो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के शेयर जो है वो 30% रहे 2030 तक। तो बहुत बड़ा टारगेट है कि 2030 तक हमें प्रोडक्शन को 30%, यानी हमें गाड़ियां 30% लानी है, यानी अगर 100 गाड़ियां है तो 100 में से 30 गाड़ियां तो इलेक्ट्रिक की दिखनी ही चाहिए। ऐसा हमारे गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो भी पूरा करना होगा। तो बाहर के प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना होगा हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में। तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके एक और न्यूज़ जिसका हमें सोर्स मिलता है इंडियन एक्सप्रेस। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एंटी डंपिंग को लेके। और अगर आपको ये डंपिंग का मीनिंग नहीं पता तो बिल्कुल डरना नहीं, मैं वो भी आपको क्लियर करने वाला हूँ। डंपिंग का मीनिंग पता चल जाएगा तो एंटी डंपिंग क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। इसका सिलेबस जाता है साइंस में। वैसा देखा गया तो इकोनॉमिक्स से भी जुड़ी हुई ये टर्म हो सकती है क्योंकि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बातें होती है। अब आपको डंपिंग क्या है ये सबसे पहले बता देता हूं। देखो डंपिंग कब होती है, जब भी कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल हम कंपनी का नाम लेते हैं एबीसी नाम की कंपनी, जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट करना यानी क्या, अपने देश से बाहर भेजना दूसरे देश में। जब भी कोई एबीसी नाम की कंपनी एक्सपोर्ट करती है किसी भी प्रोडक्ट को, उन्होंने कोई प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट जब उन्होंने किया तो ये कम रेट में एक्सपोर्ट किया गया। यानी इस प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल लेके चलते कि ये हमारे देश में 100 रुपए में बिकता था, या फिर किसी एक देश में वो $100 का बिकता था। अब इन्होंने क्या किया, $100 का अपने देश में बेच रहे थे, और जब एक्सपोर्ट किया इस प्रोडक्ट को तो बाहर के देश में उसे 80 रुपए में बेच रहे। तो इसको कहते हैं डंपिंग करना। फिर दूसरे देश तो यहां से उसको एक्सपोर्ट करते ही रहेंगे ना, यानी दूसरे देश तो इंपोर्ट कराएंगे, क्योंकि उनके यहां पे बाहर से जब ये चीज आ रही है तो सस्ती हो रही है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ों को दूसरे देश में डंप करते जाना, ने एक्सपोर्ट करते जाना और वहाँ पे जमा करते जाना, उस प्रोडक्ट को वहाँ पे बेचना शुरू कर देना। तो ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो इंडिया जो होता है उन्होंने इनिशिएट किया एंटी डंपिंग प्रोब। तो यही है, इन चीज़ों को रोकने की कोशिश शुरू की गई है इनटू इंपोर्ट ऑफ अ केमिकल यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना एंड जापान। यानी चाइना एंड जापान ये जो चीज़ें कर रहा है उनके मार्केट में जितने में बिक रहा है उससे सस्ते में वो हमारे देश में एक्सपोर्ट करके, अपने देश से एक्सपोर्ट करा रहे हैं, हमारे देश में जो इंपोर्ट हो रहा है उनके देश से वो चीजें ज्यादा सस्ते में जा रही है। उस कारण क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो कंपनीज काम कर रही है वहां से तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज सस्ते में वो देशों से इंडिया में आ रही है तो सब वही खरीदने लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम जा सकता है, इसलिए इस पर नजर रखी जा रही है। तो इन्वेस्टिगेशन जो होता है इसको कहीं ना कहीं शुरू किया गया था क्योंकि एक कंप्लेंट फाइल की गई थी जो डोमेस्टिक प्लेयर है उन्होंने। तो इंडिया के कुछ जो कंपनीज है हमारे यहाँ की उन्होंने ये फाइल की है। अब देखो ये कैसा होगा, देखो ये प्रोडक्ट जो है वो 80 रुपए का आ गया, हमारे देश में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा समझो एबीसी नाम का जो देश है ये चाइना है। चाइना के यहाँ पे जो प्रोडक्ट $100 का बिक रहा था उन्होंने हमारे यहाँ एक्सपोर्ट, यानी उनके देश से एक्सपोर्ट किया, उनके देश से एक्सपोर्ट किया, यानी हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में वो इंपोर्ट होगा। तो इंडिया में वो प्रोडक्ट 80 रुपए में बिकने लग गया। हमारे यहाँ की कंपनीज भी उसको $100 में बेच रही थी। तो ये कंपनी से कौन खरीदेगा, ये जो 100 रुपए में जो कंपनीज बेच रही है उनका तो लॉस ही होते जा रहा है ना। तो फिर ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो इनके यहाँ के प्रोडक्ट बिकेंगे। इसलिए फिर हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स जो होते हैं वो एक कंप्लेंट फाइल कर देते कि भाई ऐसी ऐसी बातें चल रही है। तो ये सब स्पेसिफिक केमिकल है जिसको लेके ये चीजें चल रही है, उसका नाम है इनसॉल्युबल सल्फर। तो इनसॉल्युबल सल्फर के ऊपर काफी नजर रखी हुई है, इसके ऊपर स्टडी चल रही है कि हो क्या रहा है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज डीजीटीआर कहते हैं, वो एग्जामिन कर रहे हैं करंटली कि ये जो डंपिंग चल रही है इस केमिकल की वो सच में बराबर है या फिर कुछ उसमें गड़बड़ है। तो हम कहेंगे एंटी डंपिंग। डंपिंग कब होती है, जब भी कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है कोई भी प्रोडक्ट लोअर प्राइस में, जो उनके यहाँ पे बिकता है उनके होम मार्केट में उससे सस्ते में, अगर वो बाहर के मार्केट में उसे बेचती है तो उसे डंपिंग कहते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, इससे हमारे यहाँ के कंपनीज को ये डुबाना चाहते हैं क्योंकि उनके यहाँ पे जितने मिल रहा है उससे सस्ता हमारे यहाँ बेच रहे, और हमारे यहाँ की जो कंपनीज है उनसे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो कंट्रीज क्या कर सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। अब इंडिया क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये $80 में आ गई चीज, ये $80 में आई, हमारे मार्केट में ये $100 की मिल रही थी, इसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगा देगा इंडिया। और इसको अभी मैंने फॉर एग्जांपल इस पे $20 एडिशनल ड्यूटी लगा दी तो इसकी कीमत हो जाएगी $100। तो ये $100 हो जाएगा, तो $100 में फिर वो बिकेगा, फिर वो बराबर होगा। तो ऐसे आप एडिशनल ड्यूटी लगा सकते हो फॉरेन इंपोर्ट्स पे, ठीक है। तो ये जो भी आपके मार्केट वैल्यू से कम में बेच रहे हैं उनके ऊपर आप लगा के सेम रेट कर सकते हो चीज़ों का, ताकि आपके आके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको कहीं ना कहीं क्या मिले, तो उनको राहत मिले। तो एंटी डंपिंग
ड्यूटी होती क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी न्यूज में आगे तो ये कस्टम ड्यूटी होती है जो इंपोर्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके ऊपर लगाई जाती है, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डंप्ड गुड जो है वो उनके ही वही रेट में मिलेंगे जितने में ये डोमेस्टिक वाली कंपनीज बेच रही थी। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पे जो सिचुएशन आई है उसके ऊपर ये सॉल्यूशन देंगी, डंपिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट्स, है ना। तो यही है कि ट्रेड को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आई है इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म में देखा गया तो एडीडी जो होता है वो इंटरनेशनल कंपटीशन को भी कम कर देगा डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, क्योंकि देखिए अगर $80 का कोई प्रोडक्ट बिक रहा है और वो $100 में हमारे देश में बिक रहा है, तो आपके सामने अगर दो ऑप्शन होंगे कि आप ये जो प्रोडक्ट है वो $80 में खरीदे या $100 में, तो आप $80 में ही खरीदेंगे। तो ऐसे वक्त क्या होगा कि इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ जाएगी, हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को भी रेट कम करने पड़ेंगे, बट उनको प्रॉफिट तो होंगे ही नहीं। तो ऐसे वक्त वही है कि इससे ये इंटरनेशनल कंपटीशन कम हो जाएगी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये परमिट करता है कि आप एंटी डंपिंग मेजर्स ले सकते हो फेयर कंपटीशन के लिए। एडीडी जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, है ना, ड्यूटीज से अलग, बाकी ड्यूटीज से एडीडी अलग है। यहाँ पे वही जगह लगाया जाता है जहाँ पे इस तरह की चीजें चल रही है जो मैंने अभी आपको सिचुएशन बनाई। टू विच टारगेट गुड्स दैट हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट सब्सिडीज इन द ओरिजिनेटिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। तो वही है जो बाकी ड्यूटीज है वो जिस तरह से लगाई जाती है उस तरह से ये लगाई नहीं जाती है। तो हम यही कहेंगे कि बाकी जो ड्यूटीज होती है वो या एडीडी जो होता है वो उनमें अगर डिफरेंस देखा गया तो वही है कि एक टारगेट गुड जो है उसके ऊपर लगाई जाती है जिसको गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे देती है। तो देखो भाई, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी या फिर हमारे यहाँ के प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तभी हमको वो सस्ते में मिलेगा। अब ये $80 ही आपको रखना है इसकी कीमत, तो हमारे यहाँ जो $100 में बिक रहा है उसको भी 80 करना पड़ेगा, तभी तो कॉम्पिटिशन फेयर होगी। तो फिर गवर्नमेंट को इसके ऊपर सब्सिडी देनी पड़ेगी $20 की, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कंपनीज को, तब जाके वो $80 में हम लोग खरीदेंगे। तो इस तरह की भी चीज़ें चलती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एक अच्छा ऑप्शन है उससे कि भाई जो 100 का है उसको 80 वाले को भी 100 का कर दो। तो ये है, इसके ऊपर जो काम करते हो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, जिनको डीजीटीआर कहते हैं। तो डीजीटीआर जो है ये ऑपरेट करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया में। और ये याद रखेगा अच्छे से, हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये काम करते हैं। और ये एपेक्स नेशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिससे एडमिनिस्टर करते हैं अलग अलग ट्रेड को, कुछ प्रॉब्लम जा रहे हैं उसके ऊपर रेमेडीज बताते हैं, जैसे एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, काफ़ी सारी जो ड्यूटीज़ है उसके ऊपर सोच विचार करते हैं कि क्या है, और काफ़ी सेफगार्ड मेजर्स भी लेते हैं हमारे यहाँ के जो लोकल गुड्स है उनके लिए। डीजीटीआर जो होता है उनका काफ़ी बड़ा रोल है ट्रेड डिफेंस सपोर्ट में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। डोमेस्टिक यानी हमारे देश की इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए काफ़ी एक सपोर्ट में इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं इस तरह की अनफेयर चीज़ें ना चले। और एक्सपोर्टर्स जो होते हैं दे फेसिंग ट्रेड रेमेडी इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये भी चलता है। देखो अभी अगर हमारे देश के लोग जो इंडिया से कुछ चीज़ें बाहर भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्टर बन जाएंगे, तो उनके ऊपर कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहा है अलग देशों में तो उनके ऊपर भी सॉल्यूशन देने का काम डीजीटीआर कर सकते हैं कि भाई हमारे इंडिया की कंपनी है, हम भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चले, अच्छी ट्रेड प्रैक्टिसेस चले, और जो भी इंडिया के बिजनेसेस है उनको ग्लोबल मार्केट प्लेस में भी काफ़ी अच्छा एक उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाए। भाई उनको भी प्रोटेक्शन मिलना ज़रूरी है ग्लोबल मार्केट में, वो तो हमारे देश की कंपनियां हैं ना। बाहर की कंपनियां पूरा मार्केट अगर कैप्चर कर लेगी तो हमारे देश की कंपनियां क्या करेगी। इस तरह के यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये इसका जो सोर्स था एंटी डंपिंग का वो था इकोनॉमिक टाइम्स। चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और अगली न्यूज़ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड को लेके। जी हाँ, कभी आपने इस आइलैंड का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो अब आपको इसको अच्छे से स्टडी करना होगा, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है और इसके ऊपर ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो काफ़ी एक पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, स्पॉटेड डियर जिसको चितल कहते हैं, उनकी एक पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, और इस कारण प्रॉब्लम जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड में। अब हम सोचेंगे इस कारण कैसे प्रॉब्लम जा सकता है, तो ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि देखिए अगर डियर की पॉपुलेशन बढ़ी तो यहाँ पे कोई प्रेडेटर भी होना चाहिए, यानी हम कहेंगे ऐसा कोई होना चाहिए कि ऐसा जानवर होना चाहिए जो डियर को खाता हो। नहीं तो इनकी अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो जो ट्रीज़ होते हैं ये कम पड़ने लग जाएंगे, और ये लोग ट्रीज़ के लिए बहुत इन्वेजिव बन जाएंगे, क्योंकि ट्रीज़ खाते रहेंगे। तो इनके ऊपर एक जैसे टाइगर होता है ना, टाइगर होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि अगर प्रेडेटर बहुत ज़्यादा नहीं है तो इनको खाने वाले लोग कम है, और डियर ये जो भी
ट्रीज है उसको कम कम करते जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम जाता है कभी ना कभी। तो बैकग्राउंड यही है कि इंट्रोड्यूस टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉर गेम हंटिंग इन अर्ली 1900s बाय ब्रिटिश। तो हम कहेंगे ये जो स्पॉटेड डियर है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडमान और निकोबार आइलैंड में, और इनको किस चीज़ के लिए लाया था कि गेम हंटिंग के लिए वहाँ पे इनको रखते थे, और ये लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता था हंटिंग में, तो ये लोग हंटिंग करने के लिए स्पेशली उनको लेके आए थे। तो हर्बीवर जो है यानी हर्बीवर यानी जो ट्रीज प्लांट्स ये सब खाता है, जो शाकाहारी होता है वो। तो ये हर्बीवोर जो है यानी ये जो डियर है इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इनकी पॉपुलेशन बढ़ते गई क्योंकि वहाँ पे लार्ज प्रेडेटर्स प्रेजेंट ही नहीं है। प्रेडेटर्स यानी उनका शिकार करने वाला ऊपर एक जानवर, वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डियर की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। और ये इन्वेजिव प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है यूनियन टेरिटरीज अथॉरिटीज़ को। उनका कहना है कि डियर की अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते गई तो वेजिटेशन को कुछ खतरा हो सकता है। तो अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, अब सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो होता है ये न्यूज़ में आ गया, तो इसके बारे में अब हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड की अगर बात करें तो इसका पहले नाम रॉस आइलैंड था, बट आज इसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम से जानते हैं। ये एक आइलैंड है जो कि अंडमान आइलैंड्स में सिचुएटेड है, ये अच्छे से याद रखना इसकी लोकेशन। आइलैंड जो होता है वो 3 किलोमीटर है ईस्ट में, सेंट्रल पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में वो 3 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है, और ये आता है साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है साउथ अंडमान, और ये आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो होते हैं वो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, जैसे कि आप जानते हो, और ये है बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड इंडोनेशिया, इन तीनों देशों के बीच में आपको ये आइलैंड्स देखने मिलते हैं। और ये यहाँ से काफ़ी सारे मैरीटाइम रूट्स जाते हैं, काफ़ी सारे शिप्स के रूट अंडमान निकोबार से होते हुए जाते हैं। ये जो आइलैंड है इसको पहले कंट्रोल करते थे डच, उसके बाद उसके ऊपर रूल किया ब्रिटिश ने, उसके बाद वहाँ पे जापानीज मिलिट्री भी पहुंची थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी उन्होंने उसको डीजोर कंट्रोल किया था, यानी बाय लॉ उनके पास ये अथॉरिटी दी थी, क्योंकि उन्होंने जापानीज आर्मी से भी एक तरह से हम कहेंगे कि एक अलायंस जैसा बनाया था, उनके सपोर्ट के साथ ही उन्होंने यहाँ पे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो यहाँ पे जापानीज से ये आइलैंड उनको मिला था एंड ऑफ 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ये पोर्ट ब्लेयर में आ गए दिसंबर 29 में। यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सुभाष चंद्र बोस का इस आइलैंड को लेकर कॉन्ट्रीब्यूशन को याद रखते हुए, यहाँ पे उनके ऑनर में, उनकी याद में सुभाष चंद्र बोस ये नाम दिया गया रॉस आइलैंड को हमने। तो वो दिया था हम लोगों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब ये विजिट किए थे 2018 में। तो नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड जो होता है उनको भी रीनेम कर दिया गया। जो नील आइलैंड है उनको शहीद द्वीप कहा गया और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप कहा गया। तो ऐसे अलग अलग नाम यहाँ पे चेंज किए गए हैं। ये भी चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कौन से आइलैंड का क्या नाम है, क्योंकि नाम चेंज होने के बाद हो सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन आने लग जाए। तो ये जितने भी आइलैंड्स हैं, तीनों आइलैंड जो मैंने आपको बताएं, नील आइलैंड कहिए, हैवलॉक आइलैंड कहिए, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहिए, तो ये जितने भी आइलैंड है, जिसको जैसे आप नील आइलैंड को आज शहीद द्वीप कह रहे हैं, हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप कह रहे हैं, तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, ये तीनों आइलैंड मेजर टूरिस्ट स्पॉट है और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हुए दिखते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। तो इनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो करंट अफेयर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड को लेके, इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो राखी गढ़ी को लेके है, और जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है उनको राखी गढ़ी तो बिल्कुल पता है। राखी गढ़ी एक साइट है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में आने वाली ये साइट है। अगर बात की जाए तो ये इसका सिलेबस हिस्ट्री में जाता है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिस्ट्री से आएगा। अब हुआ क्या है, एनसीईआरटी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ चेंजेस हिस्ट्री के सिलेबस में क्लास 12th के स्टूडेंट्स के। यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि हड़प्पन्स जो है दे आर बेस्ड आउट इन राखी गढ़ी। तो ज़्यादातर हड़प्पन्स जो है वो राखी गढ़ी में रहते थे और राखी गढ़ी साइट पे काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बातें बताई जाएगी। तो ये जो रिविजन है इसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में, और बहुत ज़्यादा इस पर लाइट भी डाला जाएगा कि भाई देखो कि उनका ओरिजिन क्या था, उनके सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स क्या थे। इस तरह से ये चीज़ें सब आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है उसमें कुछ रिविजन्स आ रहे हैं इस हड़प्पा वाले पोर्शन में, तो ये न्यूज़ में रह गई और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे ही। अब राखी गढ़ी की बात करें तो यहाँ पे आपको राखी गढ़ी देखने मिल रही है और आपको ये दिख रहा है राखी गढ़ी जो है ये कहीं ना कहीं हरियाणा स्टेट में, देखिए राखी गढ़ी हरियाणा स्टेट में है। अब यहाँ पे राखी गढ़ी के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। राखी गढ़ी जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक हिस्टोरिकल साइट है जो कि हिसार करके जो जगह है हरियाणा में वहाँ पे लोकेटेड है।
ऐसा कहा जाता है कि लार्जेस्ट हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है, ये भी कहा गया है। राखीगढ़ी ये सिचुएटेड है इन द प्लेन्स ऑफ सरस्वती रिवर। सरस्वती नदी पहले जो हुआ करती थी, अभी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अभी वो गायब हो चुकी है। इसको मिथिकल रिवर भी कहते हैं क्योंकि रिवर कहीं दिखती नहीं है, बट हमारे जो भी ग्रंथ है, जो भी हमारे एंशियंट टेक्स्ट है, उसमें इसका मेंशन है। तो सरस्वती रिवर के प्लेन्स में ये सिचुएटेड है। अबाउट 27 किलोमीटर है घग्गर रिवर से ये। तो रिवर घग्गर जो ये सीजनल रिवर है, बारिश के टाइम पे आती है, फिर ये भी गायब हो जाती है। तो ये जो साइट है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी दिखती है हड़प्पन एज की प्रेजेंट टाइम्स तक। आपको अब देखने मिलेगा कि हड़प्पन एज उस वक्त कैसे हुआ करती थी और अब तक वो किस तरह से, यानी इस गांव में आपको काफी सारे कल्चर जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते हुए दिखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पन हेरिटेज जो होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एंशियंट अर्बन लाइफ एंड कल्चर भी आपको देखने मिलेंगे कि पहले कैसे हुआ करते थे हमारे शहरों वाले कल्चर, जब हड़प्पा वाला टाइम था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम था। एक्सकेवेशन किया गया राखीगढ़ी में और स्टडी किया गया उसके इवोल्यूशन को। देखा गया तो 6000 BC टू 2500 BC तक ये सब चीज़ें की गई। तो ये प्री हड़प्पन फेज था, यानी हड़प्पा के पहले भी वो साइट वहाँ पे थी और उस साइट को अच्छे से यहाँ पे देखा गया और उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सकेवेशन किए गए और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली भी है। तो इन ऑर्डर टू स्टडी द जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन्स, डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट किए गए स्केलेटल जो मिले हैं हमें राखीगढ़ी से, वहाँ से, और हमें हड़प्पन्स के बारे में यहाँ के डीएनए से पता चलेगा। देखिए, मोहनजोदारो की बात करूँ मैं, जो कि बहुत बड़ी साइट से, या फिर हम अगर हम हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदारो की बात करें, तो ये साइट्स आज इंडिया में नहीं है ना। हड़प्पा की बात करो, मोहनजोदारो की बात करो, ये सब साइट्स तो इंडिया के बाहर है। तो ये बड़ी बड़ी साइट्स है, बट इंडिया में जो बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी है। तो यही से हमें इन्फॉर्मेशन अब निकालनी पड़ेगी। तो राखीगढ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है और जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई वो अच्छे से याद रखना। इसके ऊपर आपको प्री में क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। तो ये जो न्यूज़ थी, इसका सोर्स था द हिंदू। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके। यस, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है। यानी देखिए, जब भी पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यानी हम कहेंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है नॉन वर्किंग एज शेयर से, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। यानी देखिए, वर्किंग एज यानी वो पॉपुलेशन जो एज में लोग काम कर सकते हैं, और नॉन वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन जो होती है उसमें लोग काम नहीं कर सकते, वो वाली पॉपुलेशन है। तो इंडिया में जैसे कह सकते हैं हम, ये जो वर्किंग एक पॉपुलेशन है ये 15 से 64 ईयर्स तक है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो ऐसी जब चीज़ें होती है तो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब यहाँ पे इकोनॉमिक में ये सिलेबस में जाता है, इकोनॉमी से आपको यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। अब हुआ क्या है, वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशियन नेशन को कहीं ना कहीं वार्न किया है कि आपके बहुत रिस्क है, स्क्वांडरिंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये आपका ठीक से आप काम नहीं करा रहे हो, क्योंकि जॉब क्रिएशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, बट आपके यहाँ जो ग्रोथ हो रही है वर्किंग एज पॉपुलेशन की वो कई ज़्यादा है। यानी लोगों की बहुत पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जो वर्किंग एज वाले, और उतने आपके देश में जॉब भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर काम करना होगा, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बैकग्राउंड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेटा इन द रिपोर्ट, अब ये डेटा देखिएगा, 2000 से 2023 के बीच में वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है वो 19 मिलियन बढ़ी है पर ईयर, इतनी बढ़ रही है। और रीजन जो है जहां ये बढ़ रही है वहां पे सिर्फ 10 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जा रहे हैं एनुअली या फिर ऑन एवरेज। तो आप देखोगे तो 10 मिलियन ही निकल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट और 19 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ रही है। कैसे? 9 मिलियन लोगों को तो पॉपुलेशन में से जॉब मिलना ही नहीं है हर साल। ऐसा अगर देखा गया तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड डिफाइन करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड को कि इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है जो कि सामने आता है जब आपकी पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, शिफ्ट होता है। जब शेयर जो होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन का ज़्यादा होता है और नॉन वर्किंग एज का शेयर जो है पॉपुलेशन का वो कम होता है, तब ये सिचुएशन आपको देखने मिलती है। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में अगर देखा गया तो प्रेजेंट्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज़, यानी हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है तो हायर वर्किंग एज पॉपुलेशन भी हमारे पास है, तो ये लोग काम कर सकते हैं अगर हम अच्छे से इकोनॉमिकली डेवलप करें। तो अपने यहाँ पे ही काफ़ी अच्छा मैन पावर आपको देखने मिलता है। तो लोअर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाली पॉपुलेशन कम है, काम करने वाली पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है। तो इंडिया को ये पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, बट अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छे से जनरेट नहीं हुए तो इंडिया के लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड दिखने लगेंगे। अब फीचर्स देखते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की। लार्ज एंड ग्रोइंग वर्केज पॉपुलेशन है हमारी। वर्केज पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ बताई गई वो 15 से 64 ईयर्स तक बताई गई है इंडिया में। ये सरपास कर गई है डिपेंडेंट पॉपुलेशन को 2018 से। ये पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इससे कम वाले जो लोग रहेंगे वो डिपेंडेंट रहेंगे किसी पे, और इसके बाद वाले जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे, जो कि
बुजुर्ग हो जाएंगे और बच्चे रहेंगे, ये इन लोगों पे डिपेंड रहेंगे जो इस एज में काम कर रहे हैं। दूसरा यूनिकनेस है, यानी अगर देखा गया तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात की जाए तो 5 डिकेड से 2005-6 से तो 2055-2056 तक, यानी कम से कम 50 साल में अगर देखा गया तो हम कहेंगे विच इज लॉन्गर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो काफ़ी लंबे समय तक चला है। तो काफ़ी यूनिकनेस है, हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा रही है, इसलिए तो कहते हैं इंडिया नौजवानों का देश है। इंक्रीजिंग एजुकेशन लेवल्स, एजुकेशन लेवल जो होते हैं ये भी इंडिया में बढ़ाए जा रहे हैं, जिस कारण काफ़ी लोग स्किल्ड होते जा रहे हैं और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स भी हमें मिल रहा है, जो काम कर सके ऐसे भी लोग हमें मिल रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी को इंक्रीज किया जा रहा है, यानी हम कहेंगे रिसेंट ईयर्स में जेंडर इक्वालिटी पे काम किए गए। मेल और फीमेल, अगर कोई लड़की भी ये बर्थ लेती है तो वो भी अच्छी चीज़ मानी जा रही है और लोग इसको भी कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हैं कि भाई हमें बेटी हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो एजुकेशन में भी उनको अच्छा एक मिल रहा है और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन भी अच्छा है वुमेन को लेके। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें इंडिया में देखने मिल रही है और आई होप कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। तो ये जो भी चीज़ें हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को, ये न्यूज़ का जो सोर्स था वो था बिजनेस स्टैंडर्ड। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो एक प्रोजेक्ट को लेके, जो कि इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट आकाश तीर, और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। तो हुआ क्या, इंडियन आर्मी में इनिशिएट किया है, हम कहेंगे कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी इंडियन आर्मी अच्छे से कंट्रोल और उनका रिपोर्टिंग सिस्टम रहेगा, उसको कहीं ना कहीं एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसको प्रोजेक्ट अक्षतीर कहा जाता है, इसके अंडर ये लिया जा रहा है। तो हमारी जो डिफेंस, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको भी काफ़ी अच्छा यहाँ बढ़ाया जाएगा और काफ़ी अच्छे से ये काम करेगा। ऐसा कहा जाता है कि आकाश तीर जो है ये एयर डिफेंस ऑपरेशन को भी काफ़ी रिवोल्यूशनाइज करेगा, उसको भी काफ़ी ये चेंज करेगा और इंडियन आर्मी फोर्सेस जो होते हैं उनके पास भी अच्छी अच्छी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दिस आकाश तीर प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट आकाश तीर के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी एक बड़ा इनिशिएटिव है जिससे हमारा एयर डिफेंस, क्योंकि ऊपर से जो अटैक होते हैं उसको हम स्ट्रांग बनाएंगे, हमारे इंडियन आर्मी किस तरह से वो डिफेंस करेगी, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी, उनको स्ट्रांग यहाँ बनाया जाएगा। इसको डेवलप कर रहा है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये आत्मनिर्भर भारत का ही पार्ट है। आत्मनिर्भर भारत यानी इंडिया में ही चीज़ें बनाई जाए, हम और किसी पे निर्भर नहीं रहे, हम और किसी पे डिपेंड ना रहे किसी और देश पे। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इसको डिज़ाइन किया गया है जिससे एक ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल किया जाएगा और रिपोर्टिंग प्रोसेस रहेगी और उनको डिजिटाइज किया जाएगा। ऑटोमेटिकली हर चीज़ होती रहेगी, डिफेंस अपने आप रेडी हो जाएगा, रिपोर्टिंग अपने आप हो जाएगी क्या कहाँ से आ रहा है। ये सिस्टम जो होता है इसमें रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम लगे रहेंगे हर लेवल पे, एक ही नेटवर्क पे, यूनिफाइड नेटवर्क पे। इस कारण कैसे भी सिचुएशन आए तो उसका अवेयरनेस और कंट्रोल हम इजीली कर लेंगे डिफेंस में। ये एनेबल करती है एक होस्टाइल जो टारगेट्स है, जो लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनसे बचाने के लिए हमारे यहाँ रिस्क कम करती है कि हमारे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उसकी। तो ये भी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। और नोटवर्दी एस्पेक्ट ये है आकाश तीर का कि मोबिलिटी और रेजिलियंस पे काफ़ी काम किए जा रहे हैं, यानी काफ़ी उसको अच्छा बनाया जा रहा है कि यहाँ से वहाँ उसको इजीली ले जाया जाए और अच्छे से काम भी उसके हो जाए। सिस्टम कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं, ये व्हीकल बेस्ड होंगे और मोबाइल होंगे, यहाँ से वहाँ वो जाएंगे, ये गाड़ियों में ही रहेंगे और ये मेंटेन करेंगे ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़। मैंने आपको बताया मोबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है ना, यहाँ से वहाँ ये मूव हो सकते हैं। इस तरह के ये कुछ प्रोजेक्ट जो आकाश तीर है इसमें ऐसे कुछ चीज़ें बनाई जाएगी। और देखा गया तो ये जो प्रोजेक्ट होता है ये ऐसा कह रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है हमारे आर्मी के डिफेंस मैकेनिज्म की वो भी काफ़ी अच्छी की जाएगी। इसके लिए जो टोटल कॉस्ट लगने वाला है वो है 1982 करोड़। तो इतना हम खर्चा करेंगे अपने डिफेंस के लिए और हम अपने डिफेंस को मजबूत बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर जो ये न्यूज़ में रहा और इस करंट अफेयर का सोर्स था इकोनॉमिक टाइम्स। अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेफरेंस टू एंटी डंपिंग ड्यूटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ कस्टम ड्यूटी अप्लाइड टू imports to product domestic industries from dumped goods. Second, the World Trade Organization permits the use of anti-dumping measures as an instrument of fair competition. Third, the Director General of Trade Remedies serves as apex national authority responsible for administering various trade remedial measures including anti-dumping investigations. How many of the given statements are not correct? Only one, only two, all three या फिर none. क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शैलो फेक्स आर मैनिपुलेटेड इमेजेस, वीडियोस एंड वॉइस क्लिप्स क्रिएटेड विदाउट AI टेक्नोलॉजी। सेकंड, डीप फेक्स यूजेस सोफिस्टिकेटेड AI एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू क्रिएट हाईली रियलिस्टिक एंड ऑफन
indistinguishable counterfeit content. Which of the statement given above is or are correct? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू. आपको सही आंसर जो लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट आकाश तीर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्रोजेक्ट आकाश तीर इज अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव एम्ड एट enhancing the air defense capabilities of Indian Army. It is developed by Bharat Electronics Limited as a part of Atmanirbhar Bharat initiative. Third, this project is designed to automate air defense control and reporting process by digitizing them. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. Question number 4, consider the following. Growing working age population, increasing education level, increasing gender inequality. How many of the above are feature of India's demographic dividend? Only one, only two, all three, या फिर none. Question number 5, with reference to Rakhigarhi, consider the following statements. First, Rakhigarhi is recognized as one of the largest Harappan sites in Indian subcontinent. It is located in Rajasthan. Third, the site showcases continuity from Harappan age to present times. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. अब आपको जो भी आंसर सही लग रहे हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. अब बारी है जो मैंने पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर जानने की. तो 5 अप्रैल के जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी. आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हो. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर. आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे. उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.